हेलो फ्रेंड, एग्जाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, टेस्ट आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट नंबर 17 करेंगे। 16 टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम 17 नंबर टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आज इस टेस्ट में हम बात करेंगे साइंस के प्रश्नों पर। ठीक, और साइंस के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा विजिट होता है इनका हर किसी एग्ज़ाम में, तो हमें अच्छे से ये तैयार होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है, भोजन का पाचन किस प्रकार की एक अभिक्रिया है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, या कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप क्या है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को हम आज हल करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे UPPSC, RO ARO SSC PET, UPSI BPSC, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना टेस्ट नंबर 17। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आप सभी जानते होंगे कि शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है हमारी लीवर, यानी कि यकृत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यही होती है, लीवर होती है। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल हम प्रश्न और प्रश्न का उत्तर देखेंगे ताकि फटाफट से जल्दी हम ये टेस्ट कंप्लीट कर लें। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, यकृत लीवर जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। मतलब शरीर का जो तापक्रम होता है, टेम्परेचर होता है, वो हमारे शरीर में कहाँ से नियंत्रित होता है। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जहाँ से ये नियंत्रित होता है। ठीक है, स्पाइनल कार्डर, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, तो हमारी जो शरीर की जो एक ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी के द्वारा हमारे शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। जो हमारी लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम हमारी लार में पाया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे साथ में, हमारे पास पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या फिर काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा हमारा, कौन सा सही आंसर होगा। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, टाइलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी टाइलिन जो होगा वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मनुष्य की जो लार होती है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, टाइलिन एंजाइम हमारी लार में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। जो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो किसका प्रयोग करती हैं। अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज, वसा अम्ल या सुक्रोज। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज। चलिए, तो सही आंसर होगा इसमें ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज के द्वारा ही हमारी जो कोशिका होती है वो ऊर्जा का प्रयोग करती है ऊर्जा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। मतलब जो बुद्धि और चतुराई होती है, हमारी जो क्लेवरनेस होती है, वो कहाँ से कंट्रोल होती है, या यहाँ कहाँ से इसका जो सेंटर होता है वो कहाँ होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका, देखिए, सेरिबेलम है और हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या फिर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो क्या जवाब होगा यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो जवाब सही होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, सेरिब्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, सेरिब्रम होगा। ठीक है, तो सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम के जो हमारे मस्तिष्क में होती है, ये मस्तिष्क का एक पार्ट है, मस्तिष्क में, तो सेरिब्रम के द्वारा ही हमारे चतुराई और बुद्धि यहीं पर से
एक सेंटर होता है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। तो ब्लड में जो ग्लूकोज की जो मात्रा होती है, ठीक है, ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो कहाँ से नियंत्रित होती है, किससे नियंत्रित रहती है, किसके कारण रहती है, ठीक है। तो इसके प्रश्न का जो होगा, देखिए ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज क्या होती है, एक शर्करा होती है, ठीक है। ग्लूकोज एक शर्करा होती है, सभी जानते हैं एक शर्करा होती है। और शर्करा मतलब आप शर्करा से हम जान सकते हैं, शर्करा का जो नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है, तो वो होता है हमारे इंसुलिन के कारण, ठीक है, इंसुलिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 7, भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार की एक अभिक्रिया है, ठीक है। भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार की एक अभिक्रिया है, तो उपचयन, संयोजन, अपचयन या फिर विस्थापन, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर, उपचयन, ठीक है। उपचयन जो होगा, उपचयन, मनुष्य का जो पाचन जो होता है वो एक उपचयन प्रक्रिया के द्वारा पाचन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एक ब्रांचेस है, मतलब एक ब्रांच है साइंस की। तो इसमें हम जैसे फाइकोलॉजी है, डेंड्रोलॉजी है, तो इस तरह की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसके अंदर हम एक सेपरेट स्टडी करते हैं। तो एक फाइकोलॉजी है, तो इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी में वो करते हैं हम शैवालों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, शैवाल, ठीक है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल, ठीक है, शैवाल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। देखिए डेंड्रोलॉजी, ठीक है, तो डेंड्रोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, ये भी एक ब्रांचेस है साइंस की। तो डेंड्रोलॉजी में जो हम अध्ययन करते हैं वो करते हैं हम, देखिए पौधों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन, वृक्षों का अध्ययन या फिर झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है। तो इसमें जो हम अध्ययन करते हैं वो करते हैं हम झाड़ियों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, झाड़ियों का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं, डेंड्रोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वे हम क्या कहते हैं, ठीक है। पौधे हैं जिन पर बीज तो बनते हैं लेकिन उन पर क्या होता है, बीज तो बनते हैं लेकिन जो पुष्प होते हैं वो उन पर नहीं लगते। तो ये क्या कह लेते हैं, कौन से पौधे होते हैं ये, ठीक है। तो पुष्प नहीं बनते लेकिन बीज बनते हैं, तो ये हमारे होते हैं अनावृत बीजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, अनावृत बीजी होते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, ठीक है। जो एंटीबायोटिक्स है मतलब वो किसके द्वारा पाए जाते हैं, मतलब किससे बनते हैं अधिकतर। तो ये जो बनाए जाते हैं वो अधिकतर जीवाणुओं के द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। क्लोरोफिल किसमें नहीं होता, ठीक है। तो देखिए शैवाल, बात करते हैं हम शैवाल की। तो शैवाल जो होता है, शैवाल में भी क्या होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स होते हैं इसमें भी पाया जाता है, टेरिडोफाइट्स होते हैं इसमें भी क्लोरोफिल होता है। लेकिन जो कवक होते हैं, जो फंगई होती हैं, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है। क्लोरोफिल को क्या कहते हैं हम, हरित लवक, ठीक है, हरित लवक। इसमें कौन सा एक तत्व होता है, रासायनिक तत्व कौन सा होता है, वो होता है इसमें मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसमें मैग्नीशियम होता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, वह यह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है। तो तने की जो वृद्धि दर होती है किसके द्वारा नापी जाती है, ठीक है। पोटोमीटर, ओटोमीटर, ऑक्सीनोमीटर या फिर रेस्पिरोमीटर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑक्सीनोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑक्सीनोमीटर, ठीक है। ऑक्सीनोमीटर के द्वारा पौधे की जो तना होता है उसकी वृद्धि दर को सही रूप में मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, खैरा रोग किसके कारण होता है, ठीक है। खैरा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है।
मतलब विषाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, या जस्ते की कमी के कारण होता है, या इन सभी के कारण होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हमारा खैरा रोग। खैरा रोग जो होता है वो एक रासायनिक तत्व है जिसका नाम है जस्ता, ठीक है। तो इसकी कमी के कारण खैरा रोग होता है। कमेंट में बताइए कि खैरा रोग किस में होता है, बताइए कमेंट में। तो खैरा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, मतलब किस में होता है, ठीक है। तो जस्ते की कमी के कारण होता है। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, ठीक है। जीव द्रव्य शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया है, रदरफोर्ड ने, हेक्सले ने, पुरकिंजे ने, या फिर जॉन डाल्टन ने, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका पुरकिंजे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। पुरकिंजे ने सबसे पहले जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है मानव शरीर में, ठीक है। यहाँ पर कर लेंगे, में कर लेंगे, ठीक है। मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है वो कहाँ पर संचित होता है, यकृत में, तिल्ली में, उदर में, या फिर आमाशय में। देखिए आमाशय में तो नहीं होता, आमाशय तो पेट होता है, पेट में आमाशय नहीं होता, लेकिन कहाँ पर होता है ये, ठीक है। तो ये आपका होता है यकृत में, ठीक है। जो लीवर होता है, लीवर में विटामिन ए संचित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं 25 क्वेश्चन हैं, तो 25 क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, मानिए कि 5 स्टार है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हम प्रश्नों को देख रहे हैं वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सभी परीक्षाओं में अधिकतर ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में, लेकिन ये प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यकृत हो गया, इसका आंसर 17 होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। विटामिन जितने भी हमारे विटामिन ए हैं, ठीक है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है, के, तो जितने भी विटामिन हैं ये, इन सभी विटामिनों के हमें क्या होने चाहिए, जो केमिकल्स नेम होते हैं वो सभी हमें याद होने चाहिए, ठीक है। केमिकल्स नेम हमें सभी याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, बी का रासायनिक नाम, या सी का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो ये हमें सभी याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन जो सी होती है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। इसे हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, मतलब आयोडीन सबसे अधिक पाया जाता है, या आयोडीन का जो सबसे अधिक जो स्रोत होता है वो किस में है, ठीक है। मूली, शैम, शैवाल, या फिर ये सभी। तो सबसे अधिक जो विटामिन का जो सर्वोत्तम जो स्रोत है, ठीक है, सर्वोत्तम जो सोर्स है वो है आपका शैवाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, शैवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, ठीक है। एक मछली का तेल आता है, बाज़ार में मिलता है, तो मछली का जो तेल होता है ना उसमें कौन सा विटामिन होता है, ठीक है। तो फिश लिवर ऑयल होता है ये, तो इसमें कौन सी विटामिन्स होती है, ठीक है। तो इसमें जो विटामिन होती है वो विटामिन होती है विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। एक कैप्सूल है जैसे ईवियन, ठीक है, एक कैप्सूल होता है ईवियन 400, तो ये किससे, इसी से बना होता है, ठीक है, इसी से बनाता होता है, ठीक है। तो ये विटामिन ई ही होता है इसमें, ठीक है। इसे मछली का कैप्सूल भी बोला जाता है, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर, विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, मतलब दांतों की विकृति, मतलब दांतों में अगर किसी तरह कोई परेशानी होती है तो उसमें कौन उत्तरदायित्व होता है उसके लिए, तो उसके लिए जो उत्तरदायित्व होता है वो होता है आपका फ्लूओरिन, ठीक है। आयोडीन नहीं होगा, आयोडीन लगाकर गलत मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर होगा फ्लोरीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, फ्लोरीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा रासायनिक मतलब खनिज आवश्यक है, ठीक है।
तो हृदय की जो धड़कन होती है उसको नियंत्रित करने के लिए जो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण जो खनिज होता है वो होता है आपका कौन सा, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम होता है। ठीक है, और सबसे पोटेशियम का जो एक अच्छा स्रोत माना जाता है तो वो सेब, एप्पल। ठीक है, कि हृदय रोगी के लिए सेब जो होता है वो सबसे बेस्ट फ्रूट्स है, तो क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो सागरीय खरपतवार होते हैं वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, तो ये होते हैं आपके आयोडीन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, आयोडीन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, आयोडीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है। तो ईईजी होता है, एक होता है ईसीजी, दोनों में डिफरेंट है, ई सी और जी। ठीक है, ये ईईजी है, ये ईसीजी है। तो ईईजी जो होगा इससे हमारी जो मस्तिष्क की जांच होती है वो की जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये होगा। लेकिन जो ईसीजी होता है वो हमारे हार्ट के लिए होता है। ठीक है, वो हमारे हार्ट होता है, हार्ट की धड़कन या हार्ट हमारा सही तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी जांच करने के लिए ईसीजी होता है। ठीक है, इको कार्डियोग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप है। ठीक है, तो कैंसर का जो उपचार होता है वो किस रेडियो आइसोटॉप के द्वारा होता है, तो इसमें होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है हमारा कोबाल्ट 16। ठीक है, कोबाल्ट 60, तो सही आंसर होगा CO60। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हुआ, 25 देखते हैं, मिनी माता रोग का कारण है। जो मिनी माता जो रोग होता है वो किसके कारण होता है। ठीक है, जस्ता, सीसा, कैडमियम या फिर पारा। तो ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा पारे के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, याद रखेंगे, पारे के कारण। ठीक है, तो 25 प्रश्न थे, दो बार से एक बार फिर इसकी रिवाइज कर लेना। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी लाइक कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, इसी तरह से लेकर आने हैं। और एशिया महाद्वीप की जो आपकी वीडियो है वो आपसे एक से कल, एक आज या कल आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 टेस्ट नंबर हमने किया था आज 17 और देखे थे, इसमें हमने 25 क्वेश्चन देखे थे, साइंस के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको अगला मिलेगा जिसमें हम बात करेंगे किसी एक नए सब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए जब तक ले धन्यवाद, थैंक यू।